राही अपने कमरे में अकेली बैठी होती है। सामने फोन स्क्रीन पर अनुपमा के साथ पुरानी डांस क्लास की एक क्लिप चल रही होती है। उस वीडियो को देखते हुए उसकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती भी आ जाती है। उसी पल उसका फोन बजता है और स्क्रीन पर अनुपमा कॉलिन लिखा देखकर वह घबरा जाती है। कॉल उठाते ही दोनों ओर कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। किसी ने कुछ नहीं कहा, पर दोनों की सांसों की हलचल सुनाई दे रही थी। यह वही खामोशी थी जो कभी सच्चे रिश्ते के बीच आई दरार की निशानी होती है। अचानक अनुपमा कॉल काट देती है। राही की आंखें एक बार फिर गुस्से से भर जाती हैं और वह बड़बड़ाने लगती है, इस औरत ने सब बर्बाद कर दिया। हमारे घर की हर खुशी छीन ली, आर्यन को भी और हमारी इज्जत को भी। उधर अनुपमा, जो उस पल खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रही थी, फोन काटने के बाद गहराई से सांस लेकर खिड़की की ओर देखती है। उसके चेहरे पर एक मां की बेबसी और एक स्त्री का टूटा हुआ आत्मबल साफ झलक रहा था। वह धीरे से भगवान की मूर्ति के सामने हाथ जोड़ती है और कहती है, हे प्रभु, मेरे बच्चे को खुश रखना, चाहे वह मुझसे कितना भी दूर क्यों ना हो। उसकी आंखों से गिरते आंसू उसकी तकलीफों की गवाही दे रहे थे। शाह हाउस में उसी समय एक अलग ही माहौल था। परी और राजा के बीच मिठाइयों के साथ मुस्कुराहटों का आदान प्रदान हो रहा था। परी ने अपने हाथों से ईशानी और पाखी को गिफ्ट दिए, लेकिन ईशानी बिना वक्त गवाए एक ताना मारती है, गिफ्ट दे रही हो या जलाने आई हो। परी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, अगर किसी को जलन होती है तो वह उसकी समस्या है, मेरी नहीं। लेकिन बात इतनी पर खत्म नहीं होती। परी ईशानी की ओर सीधा इशारा करते हुए कहती है कि असली धोखा तो उसने दिया है राजा को। उसने शादी के लिए हामी भरी थी और कोर्ट मैरिज की बात भी तय हो गई थी, लेकिन ऐन मौके पर वह गायब हो गई। राजा, जो अब तक चुप था, धीरे से बोलता है, उस दिन मैं मरते मरते बचा, क्योंकि मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। इन्हीं बातों के बीच पाखी हस्तक्षेप करती है और ईशानी को टोकती है कि वह बार बार परी को क्यों दोष दे रही है, जबकि उसकी अपनी गलती भी कोई छोटी नहीं थी। ईशानी चुप नहीं रहती और फिर परी के वजन को लेकर ताना मारती है। यह सुनते ही राजा तुरंत बोल पड़ता है, जो इंसान किसी को उसके शरीर से आंकता है, वो कभी किसी का दिल नहीं समझ सकता। परी के चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन उसकी आंखों में अपमान का दर्द भी उभर आता है। तोशु इस हंगामे से दूर राजा के पास आता है और बातों ही बातों में उससे पैसे मांगता है। वह कबूल करता है कि उसकी कोई जॉब नहीं है और वह सिर्फ दिखावे के लिए झूठी सैलरी लाकर सबको धोखा दे रहा है। राजा को यह जानकर झटका तो लगता है, लेकिन वह हालात को समझते हुए पैसे दे देता है। यह सब देखकर परी थोड़ी चौंकती है, लेकिन राजा का बड़पन देखकर वह और भी ज्यादा उससे जुड़ जाती है। तभी परी का सब्र टूट जाता है और वह जोर से कहती है, अब मैं इस घर में कभी नहीं आऊंगी। अगर मेरे पति का अपमान यहाँ होगा तो मेरा यहाँ रहना मुमकिन नहीं। उसके शब्द पूरे हॉल में गूंजते हैं और हर कोई चुप हो जाता है। वह कहती है कि अब वह राही का जन्मदिन खुद मनाएगी, कहीं और, जहां उसकी खुशी का सम्मान किया जाए। बाबूजी उसे रोकते हैं और शांत भाव से कहते हैं, बेटी, यह भी तेरा ही घर है, लौट आना जब दिल कहे। अनुपमा, जो खुद अंदर से टूटी हुई थी, बाबूजी को फोन करती है। वह कुछ कह नहीं पाती, लेकिन बाबूजी उसकी आवाज पहचान कर बस इतना कहते हैं, बेटा, तू जहां भी है, ठीक है, मैं जानता हूँ। इतना सुनकर अनुपमा की आंखें फिर भर आती हैं। कुछ रिश्ते खामोश रहकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। राही, जो अब तक अपने कमरे में बैठी अनुपमा की कॉल के बाद पुराने एल्बमों को देख रही थी, खुद से सवाल कर रही थी, क्या वाकई अनुपमा ने जानबूझकर ऐसा किया? क्या वह वो औरत है जिसे हमने कभी माँ जैसा समझा था, लेकिन उसकी सोच में अब भी गुस्से की परतें थी? वह तय कर चुकी थी कि राही के जन्मदिन पर अनुपमा को आमंत्रित नहीं किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर अनुपमा को यकीन था कि एक दिन राही जरूर समझेगी कि सच्चाई क्या है, लेकिन तब तक वह सिर्फ भगवान से यही प्रार्थना कर सकती थी कि उसके बच्चे हमेशा खुश रहें। इस टकराव और रिश्तों के उथल-पुथल के बीच शाह हाउस में भावनाओं की एक नई लहर बह रही थी। किसी के लिए यह जश्न था,
तो किसी के लिए दिल के जख्मों की कसक। लेकिन एक बात तय थी, यह कहानी अब एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ रही थी जहां हर रिश्ते की परीक्षा होगी और हर किरदार को अपने फैसलों के नतीजों का सामना करना पड़ेगा। फोन कटने के बाद अनुपमा की आंखें नम थी, लेकिन चेहरे पर एक गहरी चुप्पी थी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसका मन तूफान से घिरा हुआ था। लीला ने जैसे ही बाबूजी से पूछा कि फोन किसका था, बाबूजी बिना किसी झिझक के कह देते हैं कि वो कोई गलत नंबर था। पर लीला के मन में यह बात खटक जाती है। वह धीरे से बुदबुदाती है, हर हफ्ते एक ही वक्त पर गलत नंबर क्यों आएगा? कुछ तो है जो छुपाया जा रहा है। बाबूजी चुपचाप अपने कमरे की ओर चले जाते हैं और पीछे रह जाती है लीला की संदेह भरी निगाहें। इसी बीच कोठारी हाउस में एक और मोर्चा खुला हुआ था। गौतम मीता और अनिल से कह रहा था, मुझे पहले ही शक हो गया था कि अंश और प्रार्थना के बीच कुछ चल रहा है, इसलिए प्रार्थना ने खुद को इस सब से दूर करने के लिए घर छोड़ दिया। अनिल, जो हमेशा प्रार्थना का पक्ष लेता था, तुरंत बोल पड़ता है, प्रार्थना गलत नहीं थी, आप बस एक तरफ की बात सुन रहे हैं। लेकिन मीता उसे सख्ती से डांटते हुए कहती है, चुप रहो अनिल। गौतम इस कंपनी का बड़ा शेयर होल्डर है, उसके खिलाफ एक शब्द मत बोलना। अनिल भले ही मीता के डांटने पर चुप हो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में असहमति साफ दिखती है। इस सारा विवाद राही चुपचाप दीवार के पीछे से सुन रही होती है। उसके चेहरे पर झटका और गुस्सा दोनों एक साथ उभरते हैं। वह सोचती है कि कैसे हर कोई अनुपमा को जिम्मेदार ठहराता है, चाहे वजह कुछ भी हो। एक वक्त था जब अनुपमा को वह मां समान मानती थी, और अब हर तरफ से सिर्फ उस पर आरोप लगाए जा रहे हैं। उधर जसप्रीत और भारती अनुपमा के साथ बैठी होती हैं। वे चाहती हैं कि अनुपमा अपनी चिंताओं से कुछ पल के लिए बाहर निकले। जसप्रीत उसे एक सुंदर बैग और नई चप्पलें गिफ्ट में देती है। अनुपमा मुस्कुराती तो है, लेकिन उसका मन ग्लानि से भरा होता है। वह कहती है, आप लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं और मैं तो कुछ भी नहीं कर पा रही। भारती उसे प्यार से समझाती है, तुम जो कुछ झेल रही हो वही सबसे बड़ी परीक्षा है, लेकिन अब वक्त है कि तुम खुद के लिए, अपने बच्चे के लिए फिर से खड़ी हो। अनुपमा बाहर जाकर काम करने से मना करती है, लेकिन जसप्रीत उसका हाथ पकड़कर कहती है, अब रुकना नहीं है अनुपमा, यह वक्त तुमसे लड़ाई चाहता है, हार नहीं। दूसरी तरफ राही अपने कमरे में बैठी होती है और सोचती है कि शायद कोठारी हाउस में अब किसी को उसका जन्मदिन याद भी नहीं रहा। वह खिड़की से बाहर देखते हुए खुद से कहती है, कभी मैं सबकी लाडली थी, आज मेरे खास दिन पर कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा। लेकिन उसकी यह सोच उस वक्त बदल जाती है जब अचानक घर में सभी लोग इकट्ठा होते हैं और प्रेम उसके सामने आकर कहता है, मैं सब कुछ भूल सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा जन्मदिन नहीं। सब लोग मिलकर उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखते हैं। राही की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। इतने समय बाद उसे लगा जैसे कोई रिश्ता अभी भी उसके साथ है, लेकिन वहीं पास खड़ी माही के चेहरे पर जलन और नाराजगी की लहर साफ झलक रही थी। वह खामोशी से सब देख रही थी, लेकिन उसका दिल अंदर ही अंदर कुढ़ रहा था। उधर अनुपमा ने राही की याद में एक खास केक तैयार किया था। वह बर्थडे में नहीं जा पाई, लेकिन उसकी दुआएं और भावनाएं उस केक में समाई हुई थी। केक बनाते वक्त अनुपमा हर कटिंग के साथ एक याद को महसूस कर रही थी, राही की हंसी, उसका गुस्सा, उसकी बातें। वह जानती थी कि उसकी मौजूदगी भले उस जश्न में नहीं हो, लेकिन उसका प्यार वहां जरूर होगा। जैसे ही एपिसोड का अंत आता है, अगले दिन की शुरुआत एक नए मोड़ के साथ होती है। पराग राही से बात करता है और कहता है, तुम मुंबई की उस फेमस डांस एकेडमी के लिए तैयारी शुरू कर दो। तुम्हारे टैलेंट को अब सही मंच मिलना चाहिए। राही एक बार फिर चौंक जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर विश्वास की चमक लौट आती है। और ठीक उसी वक्त अनुपमा को भी उसी डांस एकेडमी से कैटरिंग का ऑफर मिलता है। भाग्य जैसे उन्हें एक बार फिर एक राह पर ले जाने की कोशिश कर रहा था। दोनों की किस्मतें अलग अलग दिशाओं से होकर अब एक ही मंजिल की ओर जा रही थी। एक मंच, एक शहर और शायद एक नई शुरुआत। कौन जाने इस बार क्या कहानी फिर से किसी मिलन की तरफ बढ़ेगी या फिर किस्मत फिर कोई और मोड़ लेगी।
अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही दिल छू लेने वाले डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।